क्योंकि वो तो केवल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके लिए बनाऊंगा। तो लाउए इक्वेशन में जो थ्योरी है वो बहुत कम है, 2 से 3 या 4 लाइन की थ्योरी मैं लिखवा देता हूँ, और फिर आप लाउए इक्वेशन को यहीं से नोट कर लेना, क्योंकि नोट्स तो में थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, तो हो सकता है वो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो यहाँ मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, एक सिंपल तरीके से, तो वो आप यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, लाउए इक्वेशन भी यहीं करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लेना, या हेडिंग डाल देना, लाउए समीकरण, लाउए इक्वेशन, लाउए इक्वेशन। सभी बच्चे हेडिंग डाल रहे हैं, लाउए इक्वेशन, लाउए इक्वेशन, है ना। फिर वो क्या है, नोट्सों में जैसे मान लो पिछले बार ब्रेक नहीं था, फिर वो ब्रेक को लिखो, फिर उसके बाद सेंड करो। ये लाउए भी दिया हुआ है, लेकिन लाउए जो बच्चों ने किया है वो अलग मेथड से किया है, वो बात समझ में आएगा नहीं आपको। ठीक है, तो मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। तो लाउए में स्टार्टिंग में थ्योरी क्या लिखना है पहले वो सुन लो, फिर उसके बाद मैं छोटा सा डायग्राम समझाता हूँ, फिर थ्योरी आपको लिखाऊंगा। हिंदी वाले बच्चों को लिखाऊंगा, इंग्लिश वाले बच्चे आराम से डायग्राम नोट करें, फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगा। देखो, इसमें जो आपने ब्रेक इक्वेशन पढ़ी थी, ब्रेक का समीकरण, उसका भी यूज होगा। मैंने आपको क्या बताया था ब्रेक का, याद है कुछ आपको? क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल प्लेन जिसको बोलते हैं, उसमें कई सारे एटम रहते हैं। लाइट आती है, एटम से टकराएगी, और टकराने के बाद डिफ्रैक्टेड हो जाएगी, ऐसे होता था। एटम से टकराने के बाद वो डिफ्रैक्टेड हो जाएगी किसी भी डायरेक्शन में। प्रकाश किरण आती है, अब वो कौन सी है वो सबको मालूम है। प्रकाश किरण आएगी, क्रिस्टल के परमाणुओं से टकराएगी, और वो किसी दिशा में विवर्तित हो जाएगी। तो आपतित और विवर्तित प्रकाश किरणों के बीच में कितना मार्गांतर होता है, वो ब्रैग ने फाइंड कर लिया। कितना मार्गांतर होता है, कितना उसके अंदर मार्गांतर होता है, वो किसने बता दिया था? ब्रैग ने। इसके बाद लाउए ने क्या किया? लाउए ने कितना मार्गांतर होता है वो तो बता ही दिया, कितना कलांतर होता है वो भी बताया, और उसके अलावा आपतित प्रकाश और विवर्तित प्रकाश के लिए जो इक्वेशन निकाले, जो समीकरण निकाले कि इस समीकरण के द्वारा उसका मार्गांतर या कलांतर आप ज्ञात कर सकते हो, वो किसने दिया था? लाउए ने। एक बार फिर से सुन लो, क्रिस्टल के जो एटम रहते हैं, आपको मालूम है वहां पर लाइट जब इंसिडेंट होती है तो किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड हो जाती है। उस इंसिडेंट डायरेक्शन और डिफ्रैक्टेड डायरेक्शन के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है, ये किसने कैलकुलेट किया था? लाउए ने। उसके अलावा इंसिडेंट डायरेक्शन और डिफ्रैक्टेड डायरेक्शन के बीच में जो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है आपको, उसके लिए कुछ इक्वेशन दी थी लाउए ने, कि भाई एक्स डायरेक्शन में मान लो लाइट आई और एक्स डायरेक्शन में ही डिफ्रैक्टेड हो गई, या वाई डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड हो गई, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर लाइट डिफ्रैक्टेड होती है, तो आप उसका फेस और पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको लाउए ने अपनी इक्वेशन द्वारा बताया। ठीक है, तो देखो बच्चों, डायग्राम क्या है, पहले डायग्राम समझो। थ्योरी सिंपल है इसकी। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रिस्टल में जो क्रिस्टल प्लेन था उसमें दो एटम ले लिए, दो परमाणु है आपके। वो कहाँ कहाँ रखे हैं? एक तो रखा है ऊपर, और एक रखा है पी पर। क्या रखा है? दो एटम है, दो परमाणु है, एक कहाँ रखा है? ऊपर, और एक पी पर। ठीक, लाइट आई, दो एटम ले लिए आपने, ओ और पी। एक ऊपर रखा है, एक पी पर रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर है, जिसको आप लेटेस्ट इंटरवल के नाम से जानते हो, जाला कंकाल बोलते हैं जिसको, याद है? तो यहां से लाइट आई, लाइट आने के बाद बच्चों इस पर इंसिडेंट हुई और डिफ्रैक्टेड हो गई किसी भी डायरेक्शन में। लाइट आई, इस पर इंसिडेंट हुई और डिफ्रैक्टेड हो गई किसी भी डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन है आपकी, डिफ्रैक्टेड हो गई किसी भी डायरेक्शन में। तो क्रिस्टल के एटम पर जब लाइट इंसिडेंट होती है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लो चली गई डिफ्रैक्टेड होने के बाद, तो आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है, वो लाउए ने कैलकुलेट किया। देखो, जैसे मान लो लाइट आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमने क्या मान लिया? एन जीरो कैप। एन जीरो कैप क्यों माना है? क्योंकि हमें ये डायरेक्शन पता नहीं है कि भाई ये एक्स है कि वाई है कि जेड है। अगर हमें ये पता होता कि भाई एक्स डायरेक्शन में आ रही है तो इसी को मैं आई कैप मानता, और अगर ये वाई डायरेक्शन होती तो जे कैप मानता, और ये जेड डायरेक्शन होती तो क्या मानता? के कैप मानता। अभी मुझे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मैंने मेंशन की है क्या कि एक्स में ही आ रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहां से बच्चों लाइट आएगी, ओ और पी,
इन दोनों पॉइंट पर जो एटम है उस पर इंसिडेंट होगी और किसी डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड होगी। जब वो किसी डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड होगी तो उसके लिए यूनिट वेक्टर आपको मानना पड़ेगा। तो हो सकता है दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इंसिडेंट डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर और डिफ्रैक्टेड डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो मैं सेम मान के, वो अलग अलग मान के चलूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि लाइट जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है डिफ्रैक्टेड उसकी अलग डायरेक्शन में होगी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार हिंदी में और बोलते हैं इसको। मान लिया कि दो परमाणु है आपके, एक O पर है एक दूसरा P पर है। दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है, R है। ये आपतित प्रकाश है। आपतित प्रकाश की दिशा में एकांक सदिश कितना है, n0 कहते हैं। जैसे ये O और P पर स्थित परमाणुओं से टकराएगा तो टकराने के बाद किसी दिशा में विवर्तित हो जाएगा। अब बच्चों वो दिशा कोई भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने उस दिशा में एकांक सदिश क्या मान लिया है, एन कैप माना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आई कैप जे कैप के कैप भी मान सकते थे। कि आई कैप जे कैप के कैप मैं तब मानता जब मैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन करता। मैं बोलता कि एक्स में आ रही है, जेड में जा रही है, तो मैं आई सर कैप और के कैप मानता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन नहीं की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट यानी आपतित किरण की दिशा में जो एकांक सदिश है, जो यूनिट वेक्टर है, वो n0 कैप लेना पड़ेगा। और विवर्तित किरण की दिशा में डिफ्रैक्टेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वो n कैप लेना पड़ेगा। पहले सुन ले, अभी बात करेंगे। अब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि यहां से आप इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, अभिलंब डाल दो, और यहां से आप इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अब देखो, यहां से बच्चों यहां तक का जो है ओ ए तक का, तो आपको लग रहा होगा कि सेम ही दोनों की दोनों लाइट सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और बच्चों पी से लेकर बी अगर देखेंगे तो इधर का पार्ट भी सेम है। तो पाथ में डिफरेंस कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है। एपी और ओबी का जो डिफरेंस है वही आपको पाथ डिफरेंस देगा। किस किस का, एपी का और ओबी का जो डिफरेंस है वो आपको क्या देगा, पाथ डिफरेंस देगा। क्या देगा, पाथ डिफरेंस, मार्ग अंतर। तो आप चाहो तो इसको डेल्टा 1 मान सकते हो और आप चाहो तो इसको डेल्टा 2 भी मान सकते हो। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा, मार्ग अंतर, वो कितना आएगा, पाथ डिफरेंस यानी मार्ग अंतर कितना आएगा एपी और ओबी के बीच में, डेल्टा बराबर एपी माइनस ओबी, या इसको लिखेंगे डेल्टा बराबर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा। अब बताओ, अब क्या कह रहे हो, बोलो। सर सर कुछ नहीं सर, वो NGO लिखा है, मैंने सोचा क्या लिखा, पता नहीं चल रहा था सर। NGO क्या लिखा है सर, वो पता चल गया। चलो चलो। तो आपको क्या करना है, दो एटम लेने हैं, दो परमाणु लेने हैं, प्रकाश किरण को आपतित करवाना है उस पर। लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप मानोगे n0 के। और लाइट यहाँ से जैसे डिफ्रेक्टेड होके जाएगी, विवर्तित होके जाएगी, तो वहां पर आपको यूनिट वेक्टर एकांक सदिश अलग मानना पड़ेगा, वो मान लिया आपने n। दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस यानी मार्ग अंतर कितना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पहले मैं इसकी थ्योरी लिखाता हूँ, साथ साथ मेरे आप डेरिवेशन नोट करना है इसको, क्योंकि ये थोड़ा मैं अलग तरीके से बताऊंगा। देखो मैं आपको पहले बता दूं, जब मैं बताऊंगा ना तो भी कंफ्यूजन होगा इसमें। ये क्या है, ये पता नहीं कैसा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, बुकों से तो समझ में आएगा ही नहीं आपको। तो कुछ मैंने मिला मिला जुला के कर दिया है, बट कोशिश पूरी करूंगा समझाने की। सर ये सर अजी, सर ये क्वेश्चन जो अभी मतलब लागू इक्वेशन, सर ये उसी में है जो पिछले टर्म पर पढ़ा था आपने, लागू एक्सपेरिमेंट, या अलग है? बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन पूरा आता है एग्जाम में कि लागू एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा आपको, और फिर आपका लागू इक्वेशन भी करना पड़ेगा। ये तो आएगा 6 नंबर का। और अगर मान लो 2 नंबर का आया तो केवल वो आता है लागू एक्सपेरिमेंट। हाँ सर। 2 नंबर में आया तो लागू एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है, चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरा लिखना, इंग्लिश वाले बच्चे ड्रॉ ड्रॉ करें तो पूरा करना डेरिवेशन। नहीं तो आप अगर ऐसे फोटो वोटो खींचोगे ना इसके, तो फिर कुछ नहीं आने वाला। लिखो, माना समांतर एक वर्णी, माना समांतर एक वर्णी एक्स किरण पुंज, माना समांतर एक वर्णी एक्स किरण पुंज, समांतर एक वर्णी एक्स किरण पुंज
चित्र की भांति एक किरण पुंज चित्र की भांति क्रिस्टल की r दूरी पर स्थित बोर्ड पे बना हुआ है कैसा r बनाना है। r दूरी पर स्थित दो परमाणुओं O तथा P पर आपतित होता है। O तथा P पर आपतित होता है। जो परमाणुओं द्वारा विवर्तित होकर भिन्न भिन्न दिशा में समांतर किरण पुंज के रूप में जाता है। O तथा P पर आपतित तरंगाग्र का मतलब होता है दो या दो से अधिक तरंगें। यहां पर तरंगाग्र का मतलब यही है। O तथा P पर आपतित तरंगाग्र OA तथा विवर्तित तरंगाग्र PV है। यदि N0 कैप तथा N कैप क्रमशः आपतित तथा विवर्तित दिशाओं में सर विवर्तित तरंगाग्र की बात बोलना। विवर्तित तरंगाग्र PV है। यदि N0 कैप तथा N कैप क्रमशः आपतित तथा विवर्तित दिशाओं में N0 कैप N कैप क्रमशः आपतित तथा विवर्तित दिशाओं में एकांक वेक्टर हैं। तो चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु P तथा बिंदु O पर विवर्तित X किरणों के बीच मार्ग अंतर बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिख लो और डायग्राम बना लेना। इंग्लिश वाले बच्चे लिखना जरा। देखो, कंसीडर अ पैरेलल। सर एक मिनट सर विवर्तित एक्स किरणों क्या बोला सर आपने? विवर्तित एक्स किरणों की बात सर। बिंदु P तथा बिंदु O पर विवर्तित X किरणों के बीच मार्ग अंतर और ये लिखा हुआ है। लिखो, कंसीडर अ पैरेलल मोनोक्रोमेटिक X-ray beam beam incident on two atoms O and P of a crystal at a separation R as shown in figure, which get diffracted as
a parallel beam, a parallel beam, a parallel beam after diffraction, parallel beam after diffraction in different direction, different direction, full stop. OA is the incident wavefront, OA is the incident wavefront, OA is the incident wavefront on the atoms O and P, on the atoms O and P, on the atoms O and P, and the diffracted wavefront, and the diffracted wavefront, and the diffracted wavefront is PB, PB बोर्ड पे बना हुआ है, full stop. If N0 cap and N cap, if N0 cap and N cap are respectively the unit vector in the incident and diffracted direction. एक बार फिर बोल देता हूं, if N0 cap and N cap are respectively the unit vector in the incident and diffracted direction, incident and diffracted direction. सर इफ n0 कैप के बाद दोबारा बोल दीजिए. N0 cap and N cap are respectively the unit vector in the incident and diffracted direction, incident and diffracted direction. Then path difference between diffracted X-ray from the point O and P, आगे बढ़ते हैं. पाथ डिफरेंस तो ये आ गया, मार्ग अंतर. डेल्टा बराबर एपी बड़ा लग रहा है, ओबी छोटा लग रहा है, तो एपी में से मैंने ओबी को माइनस कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है. उससे डेरिवेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो एपी माइनस ओबी. एपी को मैंने डेल्टा 1 मान लिया है, ओबी को डेल्टा 2 मान लिया, तो ये आ गया. अभी हम क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालेंगे. इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, चलो डेल्टा 1 निकालते हैं. तो डेल्टा 1 बच्चों आपको दिख रहा है, आप चाहो तो अलग से डायग्राम भी बना सकते हो इसका. ये डायग्राम है आपका. डेल्टा 1 निकालते हैं ऐसा, फिर ये और फिर ये ऐसा है. तो ये है आपका ओ ए और पी. डेल्टा 1 अलग से भी निकाल के दिखा रहा हूं आपको. ये डायग्राम बनाना है, बनाओ, नहीं बनाना तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो मेन डायग्राम है. तो ये है आपका 90 डिग्री, सभी को दिख रहा है ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. और ये आपने मान लिया सपोज करो थीटा, ये मान लिया आपने थीटा. क्या मान लिया? थीटा मान लिया आपने. अब हम क्या करेंगे डेल्टा 1 निकालने के लिए. देखो आपको ये पता है और ये पता है कितना डिस्टेंस है, आर है. तो आपको बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है. परपेंडिकुलर तो मालूम नहीं है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. लंब नहीं मालूम, बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है. तो कौन सा चीज निकालेंगे? cos थीटा. तो यहाँ निकालते हैं cos थीटा इन फिगर cos थीटा. तो cos थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो डेल्टा 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास r इंटू cos थीटा. डेल्टा 1 आ गया, इसको इधर ले गए. तो क्या मैं डेल्टा 1 को ऐसा लिख सकता हूँ?
डेल्टा 1 इक्वल टू ये तो मैंने लिखा दिया था ना, देन पार्ट कौन पूछता है। तो डेल्टा 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख दिया, आर कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा को मैं लिखूंगा, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है आपकी, तो यहाँ मैं लिखूंगा इसको ओ ए मतलब इंसिडेंट वाला है, क्यों, तो इसको मैंने लिखा आर वेक्टर डॉट एन जीरो के। बोलो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा को आर वेक्टर इंटू एन जीरो के, कैसे लिख सकता हूँ जरा ध्यान से देख लो। आपको मालूम है ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। अगर मैं इसको आर वेक्टर डॉट एन जीरो कैप को सॉल्व करूं तो कैसे आएगा, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से आएगा मेरे पास कितना आएगा, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो मॉड आर मॉड एन जीरो कैप और कॉस थीटा। मॉड एन जीरो कैप किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ बचेगा आपके पास आर कॉस थीटा। बोलो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ए डॉट बी का फॉर्मूला बच्चों होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर मैं आर वेक्टर डॉट एन जीरो कैप को सॉल्व करूं तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आ जाएगा। इसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है किसी भी यूनिट वेक्टर का, तो मॉड आर का आर आ जाएगा कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा आ गया। ऐसे ही डेल्टा 2 अगर आप निकालोगे ना तो मैं सिमिलरली करके लिख देता हूँ, आवश्यकता नहीं है आपको बार बार निकालने की। सिमिलरली निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला है। डेल्टा 2 कितना लिखेंगे, डेल्टा 2 आ जाएगा आर वेक्टर डॉट एन के। भाई ये वाला ध्यान रखना, ये डिफ्रेक्टेड डायरेक्शन में वेव फ्रंट बोलते हैं इसको। तरंगाग्र कौन सी दिशा में, ये विवर्तित दिशा में, तो इसलिए एन कैप लेना है आपको उसके साथ। तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन है आपकी ओए वाले, तो वहां एन जीरो कैप लिया। डेल्टा 2 डेल्टा 1 दोनों आ गया, यहाँ रख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। डेल्टा 1 कितना है आपके पास, ये है आर वेक्टर डॉट एन जीरो के माइनस डेल्टा 2 कितना है, आर वेक्टर डॉट एन के। तो डेल्टा इक्वल टू आर वेक्टर बाहर आ गया, एन जीरो के माइनस का एन के। ठीक, एन जीरो के माइनस एन के जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन के के। ये मैंने मान लिया है, एन जीरो के माइनस एन के जो है उसको मैंने क्या मान लिया, एन के मान लिया है, इसको मैंने ये मैंने मान लिया है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लिया उसके बाद। तो डेल्टा की वैल्यू इतनी आ गई, नोट करो जल्दी से। इसको वेक्टर भी मान सकते हो या इसको वेक्टर भी मान सकते हो, कैप भी मान सकते हो, तो आप वेक्टर मान लेना। क्या मान लेना, वेक्टर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट वेक्टर का वेक्टर लगा दो चाहे कैप लगा दो, एक ही बात है। इसको वेक्टर मान लेना, नहीं तो बेकार लगेगा, इधर आर उधर एन वेक्टर। तो आपको पता तो है ही ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। जैसे मैंने इसका मोड लिया तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको वेक्टर मान लेना फैक्टर। ठीक है, चलो मिटाते हैं। मिटाता हूं। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 अभी तो कुछ नहीं किया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाला है और निकालने के बाद यहाँ रख दिया है। तो डेल्टा की वैल्यू आर डॉट एन क्या है, याद रखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरे को, नहीं लिख पाए तो बता दिया करो। चलो मिटाते हैं। ये तो निकल आया मार्ग अंतर, पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस निकालते हैं। यदि यदि
विवर्तित यदि विवर्तित किरणों के बीच मार्ग अंतर डेल्टा है तब कलांतर। विवर्तित किरणों के बीच मार्ग अंतर डेल्टा है तो तब कलांतर। इफ डेल्टा बी द path difference between diffracted ray, path difference between diffracted ray, then phase difference यदि विवर्तित किरणों के बीच मार्गांतर डेल्टा है तब कलांतर। इफ डेल्टा बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन डायफ्रैक्टेड रे देन फेज डिफरेंस। किसी बच्चे को फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? मैंने बताया था फेज डिफरेंस फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। सेकेंड ईयर में भी अपन ने यूज किया ये फॉर्मूला। पाथ डिफरेंस मार्ग अंतर, कलांतर का फॉर्मूला सभी को मालूम 2 पाई बाई लैम्डा इनटू मार्ग अंतर, पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस रखते हैं यहाँ पर, पाई बराबर लिखेंगे इसको 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस को डिनोट किया है डेल्टा से, तो फाई बराबर लिखा जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा की वैल्यू है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया, ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया, फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा आर वेक्टर इनटू एन कैप। अपन को निकालना है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में आपको लाउवे इक्वेशन बतानी है। ठीक है, एक्स वाई और जेड के लिए। तो यहां तक निकालने के बाद देखो, अगर मैं आपसे बात करता कि भाई एक्स डायरेक्शन में, वाई में और जेड में, तो आप बोलते कि भाई एक्स डायरेक्शन में अगर आप निकालो तो यहाँ मैथमेटिक्स की तरह आई जे के नहीं लेते, यहाँ लेते प्रिमिटिव वेक्टर। इस यूनिट में एक्स वाई जेड को कौन शो कर रहा है? प्रिमिटिव वेक्टर, आद्य वेक्टर जिनको बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द primitive vector along x, y and z axis। है कि नहीं? है कि नहीं? यदि x, y और z दिशा में आद्य वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर है, तब एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलग प्रिमिटिव वेक्टर क्या है? एबीसी है। आद्य वेक्टर क्या है? एक्स वाई जेड दिशा में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो रखो जरा, इसमें एक्स एक्सिस के अलग फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई सफिक्स में ए से डिनोट किया जाएगा उसको, बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, आर की जगह कितना आ जाएगा? ए इनटू एन के। बोलो सही लिख रहा हूं मैं? अगर एक्सेस के, भाई मैं ये मानता कि मान लो लाइट आ रही है एक्स में, और या क्रिस्टल के जो एटम रखे हुए हैं दोनों एक्स एक्सिस के अलग रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए मानते, और वाई एक्सिस में रखा होता तो बी मानते। तो फाई ए बराबर 2 पाई बाई लैम्डा ए इनटू एन, आर की जगह कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपन फाई बी निकालेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा बी इंटू एन आ जाएगा, और फाई सी निकालेंगे तो इधर लिख देना फाई सी बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, इधर लिखता हूँ थोड़ा, फाई सी बराबर 2 पाई बाई लैम्डा सी इंटू एन वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसी को मैं क्या लिखने वाला हूं, इसलिए मैंने जगह थोड़ी सी गैप करके रखा है। इसी को मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो यही फालतू स्टेप लिखने से बच जाएंगे। 2 पाई, ये जो लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन लैम्डा, इसको मैंने मान लिया है एच। एच क्या है? एक्स दिशा में मिलर सूचक, मिलर इंडाइसिस, एक्स दिशा में मिलर सूचक, मिलर इंडाइसिस।
और वो भी एक इंटीजर वैल्यू होती है, वो भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ए डॉट एन अपॉन लेमडा को मैंने क्या मान लिया, उसको एच के बराबर मान लिया, और इसको क्या मानेंगे, 2 पाई बी डॉट एन अपॉन लेमडा को मैं के मानूंगा, वाई दिशा में मिरर सूचक, मिरर इंडाइसेस। और ऐसे फाई सी बराबर जो लिखा हुआ है उसको मैं मानूंगा 2 पाई सी एन अपॉन लेमडा को एल मानूंगा। एच के एल क्या है, मिलर सूचक है, मिलर इंडाइसेस है आपके। एच के एल क्या है, मिलर सूचक है, मिलर इंडाइसेस है। इसको मैंने मान लिया है, इसको मैंने एच के बराबर मान लिया है, इसको मैंने क्या मान लिया है, ए के बराबर। इसको अलग से लिखूंगा अभी मैं, नोट करो जल्दी से। चलो मिटा दूं, मिटाऊं ऊपर का, ऊपर के मिटाता हूं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मिटाता हूं। देखो अब क्या करने वाले हैं, ए डॉट एन बराबर, आपने क्या माना था, ए डॉट एन के अपॉन लेमडा, इसको क्या माना है आपने, एच माना है कि नहीं माना है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू एच लेमडा, ठीक है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू एच लेमडा। और ऐसे ही मैं लिखूंगा यहां पर, दूसरा वाला क्या है आपका, बी डॉट एन एन वेक्टर अपॉन लेमडा बराबर क्या माना है आपने, के माना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू के लेमडा। ऐसे तीसरा वाला क्या है आपने, सी एन अपॉन लेमडा बराबर माना है एल, तो सी इंटू एन बराबर क्या लिखेंगे, एल इंटू लेमडा। ठीक है, मैं नीचे वाले को मिटाने वाला हूँ, नीचे वाले को हटा देता हूँ मैं। चलो मिटाते हैं इसको, नीचे वाले को। उसके बाद आपको मालूम है ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है जरा ध्यान से देखना, ए डॉट एन वेक्टर एक्स वाला है ना, बी डॉट एन वाला मतलब वाई वाला लिखा है, सी मतलब जेड वाला लिखा है। तो मैं ये मान लूंगा, क्या मान लूंगा, इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा बी द डायरेक्शन ऑफ cosine, be the direction of cosine along x comma y and z axis, alpha comma beta and gamma be the direction of cosine along x comma y and z axis। हिंदी में लिखा जाएगा, यदि x comma y और z दिशा में, और z दिशा में दिक कोज्याएं कितनी है, अल्फा है, बीटा है तथा गामा है। तब मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा। क्यों मान लिया वो भी समझा देंगे अभी। एक्स वाई जेड तीनों दिशा में दिक कोज्याएं क्या मान लिया अपने, ये। तो बच्चों ए डॉट बी का फॉर्मूला सबको मालूम है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा है ना, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जिसको बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। कोज्याएं क्या मान लिया आपने, अल्फा बीटा गामा। तो ये स्टेप मैं लिखने वाला हूँ, क्या समझ में आएगा आपको ये स्टेप। ए डॉट एन को लिखूंगा मैं ए मॉड ए डॉट एन का ए एन कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, और ए एन कॉस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा अल्फा बराबर एच लेम्डा। बोलो सही लिखा है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए एन कॉस थीटा। तो ए एन कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। देख कोज्या मान लिया ना,
ऐसे इसमें बी डॉट एन बी एन कॉस थीटा, थीटा जो भी हो, थीटा हो या कुछ भी हो, वो तो फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसमें क्या मान लिया मैंने, दिक्कोजिया को बीटा मान लिया बराबर के लैम्डा, और इसमें क्या मान लिया है, सी एन गामा माना है, गामा बराबर एल एम। दिख कोज्या को मैंने क्या मान लिया है, अल्फा बीटा और गामा। इधर जो कॉस आएगा उसको अल्फा लिखा जाएगा, इधर जो कॉस आएगा उसको बीटा लिखा जाएगा, इधर जो कॉस आएगा उसको क्या लिखा जाएगा, गामा लिखा जाएगा। कैपिटल एन की वैल्यू अपन निकालेंगे और कहाँ रख देंगे, कैपिटल एन की जो वैल्यू होगी वो निकालेंगे और कहाँ रख देंगे अपन, इसी में, इसी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन मैंने इनको रख देंगे। बताओ, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। चलो कैपिटल एन की वैल्यू निकालते हैं, तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ कैपिटल एन निकालने का, कैसे निकालना है आपको। देखो ब्रैग इक्वेशन सभी बच्चों ने पढ़ी है, ब्रैग इक्वेशन उसमें भी तो ऐसे ही होता था, लाइट आई एटम से टकराई और डिफ्रैक्टेड होती है ना, यहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है, बस वो डायग्राम मैंने ऐसे बना लिया था कि क्रिस्टल के एटम जो है वो थोड़े से मैंने इंक्लाइंड इसलिए लिए थे कि भाई थीटा एंगल पर आए और थीटा पर ही जाए, लाइट कितने एंगल पर आए, थीटा पर, और थीटा पर ही जाए। ब्रैग भी तो वही था, आया थीटा पर और गया भी किस पर, थीटा पर, ऐसे उसमें भी होता था। तो यहाँ बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मान लो ये है आपका, एक काम करता हूँ ये मिटा देता हूँ, तो नीचे डायग्राम आपको दिखेगा नहीं, ये स्टेप मैं मिटाने जा रहा हूँ। किसी ने नहीं लिखा हो जरूर बताना मुझे, मिटा देता हूँ। चलो देखो, इनको कोई मैं नाम दे देता हूँ, इक्वेशन को, इन इक्वेशन को नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दूं, कोई आपने दिया है अभी तक, सेकेंड, एक एक दब गया है। थर्ड और फोर्थ, ये नाम दे दिया। चलो मैंने, ठीक है, इससे क्या है मैं आसानी से इनको मिटा सकता हूँ। चलो मिटा देता हूँ इनको। अब कैपिटल एन की वैल्यू निकालना है, कैपिटल एन देखो कैसे निकालेंगे। तो ये है आपका क्रिस्टल विस्टल था, ऐसे ही था ना, यहाँ मान लो एक एटम में ले लिया, यहाँ पर आए भाई साहब लाइट, ये आई, ऐसा ही इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें अलग से हो रहा है, ऐसा ही इसमें होता है। ब्रैक में जैसा होता है ना, लाइट आई टकराई चलेगी, ऐसे इसमें ये आ रही है इस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर क्या माना था आपने, n0 के। अगर मान लो ये क्रिस्टल से नहीं टकराती तो नीचे ऐसे ही जाती है ना, नहीं टकराती तो ऐसे ही जाती। इस डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, n0 के होता है। या ऐसा बोल सकते हैं, इसी को मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। फिर डाइफ्रैक्टेड हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड हुई, विवर्तित हुई, क्या यूनिट वेक्टर एन के। ठीक, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया। ये देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये आपका क्या है, मिल ही नहीं रहा सीधा। ये देखो, ये रहा n0 के, आप तो इसको देखो ध्यान से, और ये रहा n के, ये रहा दोनों के बीच का एंगल, जो भी मानना है आपको, थीटा मानना है थीटा मान लेना। ये n0 कैफ है, ये आपका क्या है, n कैफ है, दोनों के बीच का एंगल जो भी रहा हो थीटा है। फिर आपको मालूम थीटा एंगल पर ही आती है, थीटा पर ही डाइरेक्टेड होती है, ब्रैग ने भी यही बताया था। अब क्या है, मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, क्या बनाने वाला हूँ, समझो। ये रहा n0 कैफ की डायरेक्शन, ये रही, मैंने इस वेक्टर को उठाया और यहाँ रख दी, तो ये रही n0 कैफ की डायरेक्शन। इस वेक्टर को उठाया और यहाँ रख दिया, जो आपने उसमें पढ़ा होगा 11 12 में, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें पढ़ते थे। तो इस वेक्टर को उठाया मैंने, इसको यहाँ रख दिया। ठीक, इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। या ऐसा बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा दो आप इसमें, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो। तो ये वाला जो आपको मिलेगा ट्रायंगल लॉ लगाने के बाद, ये जो मिलेगा वो मिलेगा आपको n0 कैफ माइनस का n कैफ, भले लगा के देख सकते हो।
जैसे इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मान लेना, जैसे ये मान लिया, जैसे मैंने इसको नाम दिया ओ ए, अभी एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको। ओ ए प्लस इसको जो भी मानना है आपको ए बी बराबर इसका अपोजिट ये है बराबर बी ओ, ऐसे ही लिखते हैं ना। ये डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन मान लो, नीचे मान लो, ऊपर मान लो, जैसे भी मानना है आपको। तो मुझे ये दिखाना है कि इन दोनों का डिफरेंस आएगा, भले इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? ट्रायंगल और लगाएंगे तो ये गया एन कैफ, ये आया, इसकी डायरेक्शन मान लो नीचे मान लेते हैं आपको ए बी और बराबर बी। अब रख दो, ओ ए की जगह क्या रखेंगे, एन कैफ रखा जाएगा, प्लस ए बी की जगह क्या रखा जाएगा, ए बी की जगह जो भी ए बी का ए बी रखा जाएगा, और इधर क्या रखा जाएगा आपका एन जीरो क्या रखा जाएगा। इसको उधर ले जाना तो आपको ये आ जाएगा। ठीक, तो आपने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया और यहाँ रख दिया, तो इसमें आपने ट्रायंगल लॉ लगा के देखा तो ये वाला जो वैल्यू वो इतनी आती। ठीक है, ये बच्चों किसके बराबर है आपका, एन वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है, एन वेक्टर के बराबर है, यहां से लेकर यहां तक का। ठीक, अगर मैं मॉडुलस मॉडुलस की बात करूं, केवल मॉडुलस की बात करूं, तो यहां से यहां तक, यहाँ मॉडुलस की बात अगर मैं करूं, मॉडुलस की, तो इसका मॉडुलस आ जाएगा एन। अगर मैं मॉडुलस मॉडुलस की बात करूं तो इसका मॉडुलस 1 होगा, इसका मॉडुलस 1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो मॉडुलस है उसको मैंने क्या मान लिया, एन है। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एन है, तो क्या ये वाली वैल्यू n/2 रहेगी। ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या रहेगी, n/2 रहेगी, n/2। अब आपको n/2 पता है, n पता है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर पता है और ये पता है हाइपोटेन्यूस, तो आप निकाल सकते हो sin थीटा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका भी मॉडल लेना है आपको, तो उसका तो 1 ही आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका n/2। भाई ये भी तो मॉड है, इसका भी मॉड लिया तो कितना आ जाएगा, n कैप का 1 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देना तो m बराबर आ जाएगा 2 sin थीटा। अब अपन किसमें रख देंगे, फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तीनों में रखेंगे कैपिटल एन की वैल्यू, तो बच्चों कितनी आएगी। अच्छा, सेकंड इक्वेशन थी शायद ए एन था, उसमें कितना था, an lambda इक्वल टू an अल्फा इक्वल टू h लैम्डा, ये था। तो यहाँ रखेंगे n की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2a sin थीटा अल्फा, अल्फा को पहले लिख देता हूँ, 2a अल्फा sin थीटा बराबर h लैम्डा।